हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन डायमेंशन मेथड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया है, सजेशन दिया आपको बुक्स के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में। एयरफोर्स नेवी का पेपर पैटर्न किस टाइप से आता है, कैसे नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने समय में आपको करना पड़ता है, ये सब सजेशन हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन प्रॉब्लम पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन अपने पास निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और वो निकालना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। रियल में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखा हुआ है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये फॉर्मूला होता था एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए यूज करते थे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर के लिए। और एनर्जी डेंसिटी को हम लिखते थे क्या भाई, एनर्जी बटा वॉल्यूम, और एनर्जी को लिखते थे ml/T-2 और वॉल्यूम का क्या हो जाता था L3, और L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल और ये टर्म निकलती थी ml-1T-2। तो हम आसानी से वैसे निकालते तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना पड़ता, एप्सिलॉन नॉट का निकालना पड़ता, लेकिन अब हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इसके किसके बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर के। तो एनर्जी बटा क्या कर लेंगे वॉल्यूम, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास निकल के आ जाएगा। जैसे आपके पास कह दे F बराबर A cos bx प्लस C sin D इंटू टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट आपके पास कहे F बराबर A cos bx प्लस C sin इंटू D इंटू टी। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले और वो पूछ ले बताएं डायमेंशनल फॉर्मूला D/B का क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको गिवन मिलेंगे। तो एक बात हमने पढ़ा था कि ये चीज तो क्या है, एंगल, और एंगल क्या होता है डायमेंशनलेस। बात करें तो ये चीज क्या अपने पास एंगल, और एंगल क्या होता है डायमेंशनलेस। तो अगर मैं कहूं bx डायमेंशनलेस, थोड़ी देर के लिए क्या लिख लूं 1, तो 1 भी क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर मैं b का निकालूं यहां से, bx पूरा एक एंगल है, एंगल डायमेंशनलेस, और 1 लिख लिया, 1 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या होता है डायमेंशनलेस। तो b का निकालो तो कितना निकल आ जाएगा 1/x, और 1/L क्या लिख लोगे L इनवर्स। ऐसे इसकी बात करूं तो dt इक्वल्स टू, ये भी डायमेंशनलेस 1, और d की वैल्यू निकालो तो 1/T, और इसको लिख सकता हूं मैं T इनवर्स। तो देखो मेरे पास किसका निकल के आ गया, d का भी आ गया, और मेरे पास किसका आ गया p का। तो आसानी से किसका निकाल सकता हूं D/B। तो d का कितना आ गया T इनवर्स, और b का कितना आया मेरे पास L इनवर्स, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा LT इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपने पास कि अगर F बराबर A cos bx प्लस C sin D इंटू टी, तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था D/B का। तो अगर हम यहां से निकालें तो bx डायमेंशनलेस 1 के बराबर, तो b की वैल्यू निकाल ली, dt भी डायमेंशनलेस 1 के बराबर, d की वैल्यू निकाल ली, और क्या किया D/B, और इसकी वैल्यू निकल के क्या आ गया अपने पास LT इनवर्स। बात करते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन अपने पास और देता हूं मैं सेम टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अपने पास ये क्वेश्चन हो y बराबर r sin
y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये टर्म अपने पास आएगी y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स। तो आपसे कहे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी एंड के एक्स आर इक्वल किसके बराबर होगा? चार ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे। ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो आर बटा ओमेगा, आर बटा वाई, ओमेगा टी बटा आर, और बात करूं वाई आर बटा ओमेगा। ये चार फॉर्मूले आपके पास गिवन है। ऐसे आपको दे देगा इक्वेशन कि y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इनमें से बताएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी और के एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इन चारों ऑप्शन में किसके बराबर होगा वो निकालना है। तो एक बात हमें पता है, ये सारी चीज क्या है? एंगल है, और एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। और ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, टोटल सम भी क्या होगा? एंगल। इसका मतलब ये कंप्लीट क्या होगा? डायमेंशनलेस। तो इसमें अगर डायमेंशनलेस देखें तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि आर क्या होगी? रेडियस या यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड। आर यहाँ पे क्या हो गया भाई? एम्पलीट्यूड। और वाई यहाँ पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसके डायमेंशन होते हैं? क्या होता है? एल। तो इसका मतलब ऊपर भी एल और नीचे भी क्या हो गया? एल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा निकल के आ जाएगा? आर बटा वाई। तो इसका करेक्ट आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस किसके बराबर होगी? आर बटा वाई। क्योंकि ओमेगा टी और के एक्स दोनों कैसी क्वांटिटी अपने पास है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों किसका सम किस क्या है? एंगल। और एंगल का सम भी क्या आएगा अपने पास है? डायमेंशनलेस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T taken as a fundamental unit, the dimension of mass R, ये कहेगा। आपसे कह रहा है फोर्स F, वेलोसिटी V और टाइम T इनको फंडामेंटल के रूप में लिखा जाता है, तो डायमेंशन ऑफ मास पूछता है। ऑप्शन ऐसे गिवन होंगे, एफ वी टी की पावर -2, एफ वी इनवर्स टी इनवर्स। अगला ऑप्शन दे दे एफ वी इनवर्स इंटू टी, और टी दे दे एफ वी और टी। ये सिचुएशन आपके पास दे दे। आपसे कह रहा है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ये फंडामेंटल यूनिट है। जैसे हम फंडामेंटल यूनिट लेते थे मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल आपके पास यूनिट होती हैं, उनकी जगह हमें ये यूज करनी है। तो डायमेंशन ऑफ मास हमें इसी टर्म में निकालना है, इन्हीं की टर्म में हमें फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में निकालना है। तो एक बार बात करें न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? F बराबर m इंटू ए
को तोड़ देते हैं वेलोसिटी की टर्म में, तो क्या लिख सकता हूं एम वी बटा टी। तो बोलो एम निकालो तो क्या बन जाएगा एफ इंटू टी डिवाइडेड बाई, बोलो बनेगा। तो एफ भी फंडामेंटल है तो फोर्स का क्या लिखना है एफ, टाइम भी फंडामेंटल टाइम का टी, बी भी फंडामेंटल क्या आ जाएगा वी इनवर्स। तो करेक्ट आंसर जो अपने पास निकल के आएगा वो सीधा हम यहाँ से निकाल सकते हैं एफ टी और वी इनवर्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स थी, इसका मतलब ये चेंज नहीं करना, हमें एज इट इज रखना है। इसके लिए क्या निकल के आया एफ टी और वी इनवर्स, सेम डायमेंशनल फोर्स। तो करेक्ट आंसर आपके पास, सॉरी ये आंसर अपने पास नहीं बन पाएगा, एफ टी और वी इनवर्स हमें बनाना है। तो इसके अंदर ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास एफ टी और वी इनवर्स, ये कंडीशन आपके पास एफ टी और वी इनवर्स आपके पास। ऐसे मैं क्वेश्चन आपको और देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास सेम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ यूनिट ऑफ लेंथ mass and force are taken as fundamental units, the dimension of time will be, आसानी से निकाल सकते हो, सेम कंसेप्ट आपके पास है। द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड फोर्स आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। अब की बार आपसे कह दिया कि लेंथ मास और फोर्स ये आपके पास कैसे लेने हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में, जो मतलब चेंज नहीं होगी, इन्हीं की टर्म में इनको लिखा जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखते हैं इससे आगे। देखते हैं वही टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पे, लेंथ मास और फोर्स। पिछली बार हमें वेलोसिटी था, अब की बार लेंथ दे दिया, तो इसको पुट कर लेते हैं बराबर एम इंटू ए, यही होता है। इसको भी अगर हम टर्म निकालें तो ए को लिख लेते हैं एम वी बटा टी, लेकिन हमें किसकी चेंज, मास मिल गया फोर्स मिल गया, किसकी टर्म और देखनी हमें लेंथ, तो इसको एक बार और तोड़ देते हैं मास बटा टी और इसको वेलोसिटी को लेंथ बटा टी, यही लिख लिया। तो ये क्या बन जाएगा एम एल बटा टी स्केयर, और टी स्केयर की वैल्यू अगर निकालूं तो एम एल बटा क्या आ जाएगा एफ, और टी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास एम एल बटा एफ का सारे का क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो टी का फॉर्मूला एम की पावर 1/2, एल की पावर 1/2 और एफ की पावर -1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके पास था कि अगर हम बात करें लेंथ मास और फोर्स फंडामेंटल लेना था, तो फोर्स बराबर एम में एक्सेलरेशन वेलोसिटी बटा टाइम, लेंथ की टर्म में तोड़ना था तो लेंथ के लिए वेलोसिटी को तोड़ा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और टी की वैल्यू निकाल के ये कंसेप्ट हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अपने पास, तो कुछ बेसिक्स क्वांटिटी अपने पास आती हैं, जैसे देखते हैं ये टर्म, छोटी छोटी टर्म्स आपके पास आती हैं, जैसे लाइट ईयर। लाइट ईयर आपके पास क्या होता है कि आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन ए 1 ईयर, एक साल में लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है
वो क्या कहलाती है, लाइट ईयर। और लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। और इसकी वैल्यू जब हम पढ़ते हैं 1 लाइट ईयर तो किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन। सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू निकालें तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। बात करें पार्सेक, 1 पार्सेक। 1 पार्सेक क्या होता है, जैसे ये कोई सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर और इस आर्क के द्वारा, ये आर्क यहां से लेके यहां तक, और इस आर्क की जो लेंथ हो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सर्कल है और ये आर्क कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके सेंटर के ऊपर अगर ये 1 सेकेंड का एंगल बनाती है तो जो ये रेडियस है यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है ये क्या कहलाती है, पार्सेक। और 1 पार्सेक जो बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 1 पार्सेक जो बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। इनके लिए एक रिलेशन होती है, सबसे पहले 1 पार्सेक, फिर ग्रेटर देन लाइट ईयर, फिर अपने पास होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एक रिलेशन होती है इन तीनों के बीच में। और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो भी क्या कहलाती है, पार्सेक। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अपने पास ये क्या कहलाती है, पार्सेक। कुछ मेजरमेंट में बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे आपके पास पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया तो बार्न होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है, बार्न। और 1 बार्न जो होता है वो 10⁻−28 मीटर स्क्वायर के बराबर। एक बार्न की जो वैल्यू होती है 10⁻−28 मीटर स्क्वायर। आपसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सलग किसकी यूनिट होती है, SLUG, सलग। तो सलग की अगर बात करें तो ये यूनिट होती है मास की। किसकी यूनिट होती है, सलग, मास की। और 1 सलग इज इक्वल टू 14.57 किलोग्राम के बराबर होती है। 1 सलग जो अपने पास होता है 14.57 किलोग्राम। क्वेश्चन पूछे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, मास की सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, तो इसको लिखा जाता है चंद्रशेखर लिमिट, CSL के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर लिमिट। और 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन। किसके बराबर होता है, 1.4 इंटू मास ऑफ सन के बराबर होता है। कुछ यूनिट्स हम पढ़ते हैं, जैसे प्रेशर के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपोर्टेंट यूनिट्स, प्रेशर एक छोटी सी यूनिट है। टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, टाइम। तो टाइम की सबसे छोटी यूनिट होती है सेक, 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर। टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, सेक। और 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है। इसी के अंदर हम थोड़ी सी पढ़ते हैं, इंपोर्टेंट टर्म्स अपने पास आती है प्रेशर के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है प्रेशर की कितनी यूनिट होती है, कैसे मापा जाता है। तो प्रेशर को मापने का आपको पता है कि प्रेशर को मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर। तो सबसे पहले हम बात करें प्रेशर की, एक यूनिट होती है बार। सबसे पहले यूनिट हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अपने पास जो निकल के आती है वो होती है बार। और बार होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। या तो इसको लिखा जाता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको लिखा जाता है 10⁵ पास्कल के बराबर। ये वैल्यू अपने पास होती है।
सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट इसकी होती है वो यूनिट होती है अपने पास बार, या तो लिखा जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या लिखा जाता है पास्कल के बराबर। दूसरे में अगर हम बात करते हैं, इसकी एक यूनिट होती है टोर, और 1 टोर होता है 1 mm ऑफ Hg कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। टोर भी अपने पास प्रेशर की यूनिट होती है और ये होती है 1 mm ऑफ Hg कूलम। एक बार को हम ये भी लिख सकते हैं 1 बार इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg कूलम। ये यूनिट भी इसी के इक्विवेलेंट होती है। 1 बार इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg कूलम, और 1 बार को हम 760 टोर के बराबर लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 बार इज इक्वल टू 760 टोर के क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट बार भी होती है, इसकी यूनिट अपने पास क्या होती है, टोर भी होती है, इसकी यूनिट पास्कल भी होती है, और इसकी यूनिट एटमॉस्फेयर भी होती है। तो और इसको मापा जाता है, वो मापा जाता है बैरोमीटर से। कैसे मापते हैं, बैरोमीटर। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।